नाज़रीन, एक अलमिया है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक तबाही है जो बार बार कराची का मुकद्दर बन जाती है। हर साल हर बरसात में बारिश के हर स्पेल में कराची बार बार उजड़ जाता है, बार बार डूब जाता है। आज के दिन भी कराची और कराची वालों के साथ जो कुछ हुआ वो ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया जो 12 साल से कराची के हुक्मरान हैं। आज के मंजर की हर झलक अजियतनाक है, हर मंजर तकलीफ दे है। गलियां, सड़कें बाकायदा तालाब बन चुकी है। गंदे नाले उबल उबल कर सड़कों पर बह रहे हैं। सड़कों का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल होता है। कराची वालों, पीने का कोई सामान नहीं बचा। हर एक चीज अलमारी के कपड़े भी सब इस तरह ऊपर तक भीगे हुए। ये सारा सीवरेज का पानी मस्जिद में तैर रहा है। ये गुजर नाला है, गुजर नाले से गुजरना हूँ, गुजर नाला ओवरफ्लो हो गया है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। नाज़रीन, ये हालत है कराची की, ये सूरत हाल है कायद के शहर की। ये दुर्गत है उस शहर की जहां मुल्क की 13% आबादी रहती है। जो शहर कौमी खजाने में 55% से ज्यादा टैक्स जमा कराता है, लेकिन बदले में इसे ये कारकर्दगी मिलती है, ये तवज्जो और ये अहमियत दी जाती है। आज की बारिश ने कराची का हर इलाका डबो दिया। सदर एम्प्रेस मार्केट, एम.ए. जिन्ना रोड, तिब्बत सेंटर, बर्न्स रोड, गुलबर्ग, आयशा मंजिल, नाजिमाबाद, बफर जोन, औरंगी टाउन, KDA चौरंगी, नागन चौरंगी, बल्दिया, सरजानी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यानी कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बारिश का पानी कई कई फीट तक खड़ा ना हो। बारिश से शहर की सारी बड़ी सड़कें पानी में डूबी रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हुई बल्कि डूब गई। इस वजह से शहरी ख्वार होते रहे। आज की सूरत हाल का नाज़रीन सबसे अफसोसनाक पहलू 3 मासूमों की मौत। तूफान खेज बारिश के बायस भैंस कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी में 13 साला लड़का जौहर में डूबकर जाँ बहक हुआ, जबकि गुलशन इकबाल की ज़िया कॉलोनी में नाले में 2 बच्चे डूब गए जिनकी तलाश अभी भी जारी है। मानसून का ये स्पेल गुज़िश्ता 2 माह की तमाम बारिशों से ज्यादा कयामत खेज है। आज की सूरत हाल इतनी खौफनाक और परेशान कुन है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। महकमे मौसमियात में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश कुछ देर के लिए थमी नाज़रीन, तो वज़ीर आला सिंध सूरत हाल का जायजा लेने और अपनी कारकर्दगी को पानी में डूबा हुआ देखने के लिए निकले। असल पे जहाँ जहाँ ड्रेनेज के इश्यूज अभी हैं वो मैं देख रहा हूँ। पीछे भी एक जगह थी, इधर भी ये जो PF का बेस है उसके सामने ये प्रॉब्लम है, और अभी यही बताया कि इधर ड्रेनेज सही नहीं है, तो ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुराद अली शाह इसी पर मुतमईन थे कि शाहराह फैसल चल रही है और शायद इसी इत्मीनान की वजह से हुकूमत की जानिब से फौरी इकदामात की जरूरत महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालते रहे। फर्नीचर मार्केट के पास का जो नाला है उबलने से नाले का पानी मार्केट में दाखिल हुआ और दुकानें 4-4 फीट तक पानी में डूब गई। दुकानदारों का करोड़ों का सामान तबाह होता रहा, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बेंच के ऑलमोस्ट वो है, ये पूरे वो डूब गए। ना इंतजामिया आई और ना पानी की निकासी हुई। मजबूर होकर कई जगहों पर लोग नकल मकानी भी करते रहे। घर में खड़े बारिश के पानी ने फर्नीचर समेत घर की हर चीज को डबो दिया। सरजानी टाउन के मकीन अपने घरों से निकलने पर मजबूर रहे। अब घर छोड़ मैं बेटा अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले जो पानी आया था वो कल तक हमने सफाई की है। खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। हर एक चीज़ जो ना हमारी जो पानी में डूब गई, तबाह हो गई। ना कोई बिस्तरा है, ना कोई बेड है, ना कोई अलमारी है। हर एक चीज़, अलमारी के कपड़े भी सब इस तरह ऊपर तक भीगे हुए। बारिश की वजह से शहरियों की इमलाक भी तबाह हो रही है। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा। आज कराची में सबसे ज्यादा बारिश PAF फैसल बेस पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस बारिश में पूरा शहर पानी में डूब चुका था और शहर की यह हालत तब हुई है जब कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स मसाइल के खात्मे के लिए मुत्तहद हो रहे हैं। चंद रोज कबल वफाकी वजीर असद उमर ने कराची के वासियों को यह नवी सुनाई थी कि मुश्तरका कमेटी बन गई है, शहर के 6 सेक्टर्स पर मिलकर काम करेंगे। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको अगर ये फैसला करना ही था इत्तफाक राय होना ही था तो इसमें इतनी ताखीर क्यों की गई? अगर कराची के स्टेक होल्डर्स पहले मिल बैठते तो शायद कराची की सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ होती। और हैरानी और अफसोस की बात यह है कि अभी चंद रोज पहले NDMA ने शहर के बड़े नालों की सफाई की थी। सूबाई हुकूमत ने बारिश से निपटने के दावे किए थे, लेकिन जब बारिश हुई तो निकासी के हालात पहले से ज्यादा बदतर हो चुके हैं और इसकी वजह है वही है जो हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं नाज़रीन। वजह यह है कि निकासी के मसले के खात्मे के लिए जो रास्ता चुना जाता रहा है वो रास्ता ही गलत है। सीवरेज के फटीचर और बोसीदा निज़ाम में वो जान ही नहीं है जिसकी शहर को जरूरत है। इसीलिए जब भी बारिश होती है निकासी आपका ये 70 साल पुराना सिस्टम बैठ जाता है। मसला ये है कि शहर में बरसाती नालों और सीवरेज के निज़ाम को यकजा कर दिया गया। कराची में औरंगी नाले, शेरशाह नाले, गुजर नाले और फिर नहर ख़याम समेत 41 छोटे बड़े नाले हैं जिनकी नकासी समंदर के अलावा लियारी नदी और मलीर नदी में होती है और 510 छोटे नाले हैं। लेकिन कराची के साथ अलमिया ये हुआ है कि नालों की गुजरगाहें वक्त के साथ साथ कानूनी और गैर कानूनी तजावुजात की वजह से सुकड़ गई हैं। इन नालों की गुजरगाहों पर कब्जा करके घर बना दिए जाते हैं। लियारी नदी को शहर की नकासी का अहम जरिया समझा जाता है। वहां अब ग्रीन बेल्ट के नाम पर तजावुजात बनाए जा रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी निजी हाउसिंग स्कीमें पानी के बहाव के कुदरती रास्तों में जबरदस्ती रद्दोबदल कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी आबादियों में आ जाता है। महमूदाबाद नाले के दबाने पर DHA की जानिब से तामीरात की गई, जबकि माड़ीपुर की जानिब से समंदर में गिरने वाला सोल्जर बाजार नाला भी PT ऑफिसर्स कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी की गैर कानूनी तामीरात की वजह से बहुत छोटा हो गया। शहरी मंसूबाबंदी के माहिरीन का कहना है कि शहर के फैलाव के मुताबिक सीवरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि सारी तवज्जो नालों से कचरे की सफाई पर दी जाती है, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता और हर बारिश पर शहर डूब जाता है। इस नाकिस मंसूबाबंदी का सबूत हालिया बारिशों में सुपर हाईवे पर ज़ेरे आब आने वाली आबादियां हैं। वज़ीर आला सिंध को बताया गया था कि नॉर्दर्न बाईपास बनाते वक्त पानी की निकासी के लिए सड़क के नीचे नालियां नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पानी का कुदरती बहाव मुतासर हुआ और कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कराची के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में गुंजाइश ही नहीं है। ये सड़कों पर जो पानी नजर आता है इसकी निकासी हो ही नहीं रही। सारी सीवरेज लाइनें बंद हो चुकी हैं। जो छोटे नाले हैं वो कचरे से ब्लॉक है और यही वो वजह है कि सड़कों पर पानी नजर आता है। अब चंद रोज कबल वज़ीर आला सिंध ने भी इस खराबी की निशानदेही की थी। शहर के नालों पर कब्जा माफिया काबिज है, जिसकी वजह से निकासी का सारा सिस्टम बार बार धोखा दे जाता है। पंप नालों के ऊपर बनाए हुए, दुकानें बनाई हुई है, आपको क्या पता नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें? तो
हम पूरी लिस्ट बना के इंक्रोचमेंट्स की मैंने कहा पूरी लिस्ट बना के हम पब्लिक करेंगे। वज़ीर आला सिंध खुद भी जानते हैं कि निकासी के सिस्टम की बहाली के बगैर मसला हल नहीं होगा और ये मसला इतना बिगड़ चुका है कि करोड़ों या अरबों रुपए से बात नहीं बनेगी, बल्कि कराची की जरूरत के मुताबिक सीवरेज के निजाम के लिए खरबों रुपयों की जरूरत होगी। बात आई क्यों ऐसी कि आपको 10 अरब डॉलर लगाने पड़ रहे हैं? ये पहले से बना हुआ सिस्टम बिगड़ा क्यों? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक मेयर कराची पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब। सर, स्ट्रक्चरल फ्लॉ है क्या? मतलब कराची हो, हैदराबाद हो, बारिश आती है डूब जाता है। एनडीए में भी आई, एनडीएमए ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो भी मुस्तकिल हल नहीं हो सका वहां पर। उसके बाद दोबारा बारिश हुई, कराची डूब गया। सर, फ्लॉ है क्या? मसला है क्या? देखिए, एनडीएमए का कसूर नहीं है। एनडीएमए यहाँ पर डेफिनेटली फायर फाइटिंग के लिए आई थी। एनडीएमए का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और मैंने बहुत पहले दिन जब एनडीएमए आई थी तो मैंने ये बात कह दी थी कि भाई एनडीएमए इस शहर का सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पर रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है रोज़ाना। यहाँ पर रोज़ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो रोज़ एक्टिवेट हो। और वो सिस्टम डेफिनेटली मैंने 3 सॉल्यूशंस दिए हैं, 3 प्रॉब्लम और 3 सॉल्यूशंस दिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि भाई इख्तियारात और वसाइल जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम में वफाक से सूबों को मिले हैं, वो सूबाई वज़ीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए, वो नीचे नहीं गए। उसको नीचे जाना है, उसको डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, उसको सूबे की यूनियन काउंसिल में जाना है, उसको शहरों में जाना है। तो इख्तियारात और वसाइल जो कि वज़ीर आला के पास आकर वो उसके ऊपर डिक्टेटर बन गए हैं, उसको नीचे डिवॉल्व होना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है। सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2 ये है कि NFC अवार्ड के पैसे मिलते हैं सूबे के लोगों के लिए। वो वज़ीर आला कि अपनी मर्जी पे हो गया है भाई वो, कि भाई वो वज़ीर आला जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहे दे, जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहे ना दे। अब कल को वज़ीर आज़म भी ये कह सकते हैं कि भाई मेरा भी दिल जो जिसको चाहता है मैं उसको NFC अवार्ड दूंगा, जिसका दिल चाहता है मैं उसको नहीं दूंगा पैसे। तो आप शोर मचाएंगे डेफिनेटली सब लोग मिलकर यहाँ वज़ीर आला और तमाम सूबे। इसी तरह वो सूबे के जो पैसे आ रहे हैं NFC अवार्ड में, वो PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए। कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप 803 अरब रुपए आ रहे हैं, 900 अरब रुपए आ रहे हैं, आप उसके अकेले मालिक बने बैठे हैं एज इफ कि वो आपके अपनी जात के पैसे हों। तो उसका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड मिल रहा है, नीचे PFC अवार्ड होना चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि भाई कराची एक 18 टाउन्स का एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। नीचे उसके 206 यूनियन काउंसिल थे। वो 206 यूनियन काउंसिल्स तो आज भी हैं, लेकिन वो जो 18 टाउन्स का डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें 18 टाउन्स के एक टाउन्स के अंदर 7-7 8 ड्यूसीज आती थी। अब उन 18 टाउन्स को खत्म करके पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट ने 2013 में उसके 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। तो जहां पर एक टाउन 7-8 यूनियन काउंसिल को देखता था, अब एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51 यूसीज हैं। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 51 यूसीज को कैसे देखेगा? तो आपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। वो आपने एथनिक बुनियादों पर, जुबान के बुनियादों पर ये सारे काम किए। अब आपने 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो पहली फुर्सत में जरूरत इस बात की है कि इन तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट्स को खत्म करके 18 टाउन्स पहले थे, अगर आपको बनाने हैं और डिसेंट्रलाइज करना है, आप उसको 20 टाउन्स बना दें, आप 21 टाउन्स बना दें। जब तक ये आप इनको इन प्लेस नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप टेक्निकल इश्यूज जो कि नालों की सफाई का मसला है, पानी का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, ये आप हल नहीं कर सकते। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी दोनों सूबाई हुकूमतें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दोनों करप्शन उसके अंदर है। आपके सूबाई वजीर आला जो 1 महीने से मैं उनको सुन रहा हूं, वो इस बात पर मुज़िर है, इस पता नहीं किसको यकीन दिला रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि 10 साल पहले कराची ज्यादा खराब था, आज कराची ज्यादा अच्छा हो गया है। उनकी हर प्रेजेंटेशन में, हर टीवी टॉक में यही वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि पहले पानी 4 दिन में निकलता था, अब 4 घंटे में निकल जाता है। ये अशर है शहर का। आई मीन ये मुझे तो खैर इस पर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि लोगों को पता है कि किसका टाइम ज्यादा अच्छा था और किसका टाइम अभी जो है वो क्या हालात है। बिल्कुल ठीक है कि सूबाई हुकूमत ने डिवॉल्व नहीं किया इख्तियारात को, अपने पास रखे फंड्स भी और इख्तियारात भी। एक मसला ये है, मैं इस पर बात करूंगा और स्ट्रक्चरल चेंजेस में बात भी करूंगा जो आप प्रपोज करते हैं। लेकिन सर, क्या सिर्फ सूबाई हुकूमत का कसूर है, या जो मेयर कराची जो कल आप दीदा भी हो गए थे, उन्होंने वो कुछ लेटर वेटर भी उठा के फेंक दिए, आपको लगता है कि उनके बेख्तियार होना भी एक वजह है, या फिर उनका यूं कह लें कि नाअहल होना, उनका सुस्त होना, उनका काम को ना समझ पाना, ये वजह हो सकती? उनका बदकिरदार होना सबसे बड़ी वजह है। वो बदकिरदार हैं, वो सबसे बढ़कर वजह उनकी बदकिरदारी है। वो इतने बदकिरदार हैं कि 4 सालों से
अपने तमाम हराम कमाते रहे हैं, वो रिश्वतें लेते रहे हैं, अमेरिका में जमा करते रहे हैं, सारे जो है उन्होंने सारा ख़ानदान शिफ्ट कर दिया है, ज़मीनें और घर और सब चीज़ें उन्होंने ले ली हैं। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर वो यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। उनका नाम ECL में होना चाहिए, उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का नाम ECL में होना चाहिए, उनके हैदराबाद के मेयर का नाम और डिप्टी मेयर का नाम ECL में होना चाहिए। इनसे हिसाब लेना चाहिए। बिल्कुल गलत कहते हैं। नालों की सफाई का इख्तियार और पैसे और वसाइल आज भी इसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास हैं, इन्हीं यूनियन काउंसिल्स के पास 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं। इनसे हिसाब होना चाहिए। और ये वो चौकीदार हैं जिनको शहर वालों ने अपने हुकूक की रखवाली के लिए चौकीदार बनाया था। इन्होंने चोरों के साथ मिलकर शहर को लूटा है। इख्तियार ना होने का जो वो रोना रो रहे हैं वो साहब, उनसे पूछे कि इख्तियार जब जा रहा था तो आप चांद पे गए हुए थे, आप इसी सूबाई हुकूमत का 2013 में हिस्सा थे, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये MQM हिस्सा थी और 2015 तक रहे हैं। ये इख्तियारात जाने के 2 सालों के बाद तक भी वो सूबाई हुकूमत के वजीर रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं 2016 तक। फिर ये तो पार्टी मशहूर थी शहर बंद कराने के लिए, ये तो पार्टी मशहूर थी एहतजाज करने वाली। कोई 4 सालों में एक एहतजाज बताएं कि इनके पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है, ये रोडों पर निकले हों, ये रोड पर निकलकर इन्होंने कोई एहतजाज किया हो। तो ये बिल्कुल पार्टनर्स इन क्राइम है। ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ ये बिल्कुल हैंड्स एंड ग्लव्स इन्होंने शहर को लूटा है। तो ये बिल्कुल बरियुज़्ज़मा नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़े कसूरवार है। अब मुस्तफा साहब, अब मैं जरा टेक्निकल बात आपसे पूछना चाहता हूं। ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या चाहिए हमें? मतलब हमें जो सीवरेज का काम है, हैदराबाद और कराची दोनों की बात कर रहा हूं सर, सीवरेज के काम में फ्लॉ है, जो वहां पे नहरें नाले निकलते हैं उनमें फ्लॉ है। सर फ्लॉ है कहां पे जो ठीक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हर साल कराची डूब जाता है? देखिए, जब आप डाइकोटमी ऑफ कमांड कर देंगे ना, आप यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रखेंगे और आप जो है मुख्तलिफ जगहों पे आप इख्तियारात और कमांड बांट देंगे, तो फिर यही वो रेसिपी है करप्शन की कि चूंकि आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, आधा उसके पास है, आधा इसके पास है, आधा उसके पास है, तो सब कोई अपने किए का ब्लेम दे रहा होता है, सब कोई एक दूसरे को ब्लेम डाल रहा होता है और सब कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेकर उसको पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। इसीलिए आप जब यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को, घर को, शहर को चलाने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड मस्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड मस्ट है। इस शहर के जो कि म्यूनिसिपल सर्विसेज का कमांड इलेक्टेड मेयर के पास होना चाहिए पूरा। आपको मैं बताऊं इसकी टेक्निकलिटीज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कचरे की सफाई के लिए। उसका लीगल ये इख्तियार नहीं है कि वो DMC से, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, उससे वो कचरे का इख्तियार ले ले। वो DMCs अगर खुद से रेजोल्यूशन पास करके वो कचरे का इख्तियार दे दें तो वो ले सकते हैं। क्या हुआ ये इसके बाद कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब ये काम नहीं करना चाहिए था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब उन्होंने कर दिया तो अपने पीपल्स पार्टी के जो 2 चेयरमैन हैं, दो टाउन डिस्ट्रिक्ट्स उनके पास, साउथ और मलीर, उससे तो उन्होंने इख्तियारात अगले दिन ले लिए। MQM के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और कोरंगी, उसमें से ईस्ट ने वही काम अपने रेजोल्यूशन पास करके अपनी मर्जी से इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने नहीं दिया, नहीं चाहते थे वो देना, तो आज तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे सफाई का निजाम नहीं ले सकी और ना वो लेना चाहती। अब ये देखें, एक ही शहर में 2 निजाम चल रहा है, लेकिन इससे मौका क्या मिल रहा है मेयर को? वो ये नहीं बता रहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं, पूरे इख्तियारात हैं, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। वो ये नहीं बता रहा कोरंगी के पास इख्तियारात हैं। वो ये नहीं बता रहा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उसके चेयरमैन ने अपनी मर्जी से दिए इख्तियारात, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वालों ने अपनी मर्जी से दिए इख्तियारात। वो ये नहीं बता रहा। वो ये कह रहा है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना लिया, इसकी वजह से सफाई नहीं हो रही। झूठ बोलते हैं, गलत बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को इस वाली बात का नहीं पता। तो कसूर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है कि उसको जरूरत क्या है, उसको जरूरत क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की। आज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की आपको मैं मिसाल दे दूं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिशियली उन्होंने चेयरमैन मेयर को नहीं रखा, उससे इख्तियारात ले लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है उसका चेयरमैन। अच्छा भाई, अब हो क्या रहा है प्रैक्टिकली ग्राउंड पे? वाटर बोर्ड का आप बता रहे हैं मैनेजमेंट के इश्यूज। मैं सिर्फ आपसे टेक्निकल इशू पूछना चाह रहा था कि टेक्निकली कराची में पानी खड़ा हो क्यों जाता है? मतलब कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है क्या?
देखो भाई, ऐसा है, स्ट्रक्चर फ्लॉ कोई नहीं, स्ट्रक्चरल फ्लॉ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये जो जो मैंने आपको अभी वजूहात बताई हैं, इसकी वजह से चूंकि नाअहल लोग एक दूसरे को और ब्लेम डाल रहे हैं, नालों की सफाई नहीं कर रहे। देखिए, नाला जब पानी, टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, जब कोई भी पानी चलता है तो पानी अपने साथ सिल्ट लेके चलता है, वो सिल्ट नीचे तह जमती चली जाती है, पानी ऊपर से गुजरता चला जाता है। एक वक्त आता है कि वो सिल्ट ऊपर होते होते बहुत ऊपर आ जाती है, और जो तमाम छोटे छोटे नालों से और लाइनों से पानी आकर मेन जो कि मीडियम रेंज के नालों में आकर गिर रहा है, गुजर नाले में, औरंगी नाले में, महमूदाबाद नाले में। ठीक है, यानी सबसे बड़ा मसला मैनेजमेंट का है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर नहीं पा रहा। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे। नाज़रीन, बैठक होती है, गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू में फैसला होता है कि अगली बैठक हम जल्द करेंगे, उसके बाद क्या करना है कुछ पता नहीं चलता। बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की बैठक के हवाले से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक बार मौलाना फजलुर रहमान का साथ छोड़ने के बाद एक बार फिर शहबाज शरीफ ने मौलाना से मुलाकात की। आज की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि आइंदा भी मुलाकातें की जाएंगी। आज की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि वो हिकमत अमली जो आज तक नहीं बनाई जा सकी वो बनाई जाएगी। लेकिन आज की मुलाकात में यह तय नहीं हुआ कि वो हिकमत अमली कब बनाई जाएगी। आज की मुलाकात में यह तय नहीं हुआ कि वो APC जो ऑपोजिशन मुनक्किद कराना चाहती है वो कब होगी। आज के दिन बस मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर बैठेंगे, बातें की और महफिल बर्खास्त हो गई। APC भी होगी, दोनों के साथ हम राब्ता करें, बाहमी मुशावरत के साथ ये मुशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे, एक मुश्तरका आला-ए अमल और मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ सके। रहबर कमेटी का इजलास होगा, तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फैसले होंगे, वो इजलास होगा। आज मौलाना से मुलाकात करने वाली नून लीग की तारीख ये बताती है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में जब मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे थे, इसी नवंबर के महीने में नवाज शरीफ अपने मज़ाहमती बयानिए को साथ लेकर बरतानिया चले गए थे और इस अदम ताउन का मौलाना ने गिला भी किया था। में अगर वो इस तरह इसी जज्बे से बाहर निकलते जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम निकली है, तो आज में नक्शा ही बदला हुआ होता। तो यकीनन उन्होंने शराकत तो की, लेकिन जिस पैमाने पर उनको शराकत करने की उनके अंदर ताकत थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। इस वक्त नून लीग ने मौलाना का साथ न दिया था, हालांकि वो कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस बात का दावा खुद नून लीग के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने किया। उन्होंने कहा है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी तो वो कामयाबी के इतने करीब पहुंच गए थे कि हुकूमती वुज़रा मौलाना के पास आकर मिन्नतें करते थे। उस वक्त नून लीगी रवैये को देखते हुए ये तासुर भी सामने आया कि नून लीग ने अपनी सियासी आसानियों के लिए मौलाना को इस्तेमाल किया। आज मौलाना फजलुर रहमान से मिलने वाले शहबाज शरीफ माजी करीब में बहुत अहम मौके पर सियासी मंजरनामों से गायब रहे थे, यहाँ तक कि जब मरियम नवाज शरीफ ने नैब के सामने पेश होना था और उस वक्त नून लीग ने इस पेशी को एक रैली की शक्ल दी थी, तब भी नून लीग के बाकी लीडर तो आए थे लेकिन शहबाज शरीफ गायब थे। बाद में लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़प हुई, उसके बाद मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शहबाज शरीफ नहीं थे। क्यों जाके पहुंच गए, मौलाना के साथ मुलाकात कैसे कर ली, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद नून लीग जनाब मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए सर कि आपकी खामोशी और खामोशी के बाद बोलना और फिर मौलाना के साथ जो कुछ हुआ, मौलाना तो बहुत करीब पहुंच चुके थे, उसको आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई कह लें, यलगार कह लें, आप उसका हिस्सा नहीं थे, तो सर मुझे बताएं अब क्यों करके मौलाना आप पर एतमाद करेंगे? देखें अली, पहले ही तो जो बात आपने की है ना, मैं उससे इत्फाक नहीं करता कि मौलाना साहब ने कोई चढ़ाई की है या कोई यलगार की है। एक एहतजाज था, एक गमला तक नहीं टूटा और उसको यलगार कहना या मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपका कहना है कि हमने उस तरह तावन नहीं किया, ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह अपोजिशन जमातों को मौलाना साहब के एहतजाजी मार्च में हिस्सा लेना चाहिए था उस तरह हमने नहीं लिया, लेकिन उसकी कई वजूहात हैं जो वक्त के साथ कुछ हम गलत थे, कुछ अर्ली भी था, कुछ कौम चाहती थी कि उसको वक्त दिया जाना चाहिए जो उसके हमदर्द थे। मगर आज जहाँ तक APC का तल्लक है, ये पहली APC से बहुत मुख्तलिफ होगी। ये एक फ़ैसला कुन, एक नतीजा खेज़
इस APC को बनाने के लिए जो डिले भी हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक रहबर कमेटी का इजलास क्यों नहीं हुआ, अभी तक APC हो क्यों नहीं पा रही। या दूसरा आपने जो सवाल किया है कि नवाज शरीफ साहब खुद इन्वॉल्व, यकीनन ये नवाज शरीफ की हदायत पे ही हो रहा है और लीडिंग रोल एक अपनी जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब का या बाकी जमातों की लीडरशिप का, मगर इसको सुपरवाइज जो करेंगे वो नवाज शरीफ करेंगे। और हमने ये फैसला कर लिया है, अपने तौर पर तो कर ही लिया है मुस्लिम लीग नून ने, कि किसी तौर पर भी 22 करोड़ आवाम को इनके रहम करम पर नहीं हम छोड़ सकते। पाकिस्तानी कौम का दबाव है एक नवाज शरीफ पर, पाकिस्तानी कौम के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के खैर खा हैं उनका भी राब्ता है नवाज शरीफ से कि पाकिस्तान को दाखिला खारजा अमूर पे जिस तरह हम तन्हाई का शिकार हैं या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनसे पाकिस्तानी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, निकालने के लिए इस भंवर से यकीनन नवाज शरीफ को अपना एक रोल अदा करना होगा, जो वो करने के लिए एक फ़ैसला कर चुके हैं कि इनसे जान छुड़ानी वो अब फैसला जरूरी होगी। या पाकिस्तान होगा क्या उसमें फैसला मियां साहब क्या होगा, मतलब मुमकिन फैसला हो क्या सकता है? देखिए जो एक्सट्रीम थी वो तो मौलाना साहब ने करके दिखा दी, वो ये थी कि जनाब वो इस्लामाबाद मिलियन मार्च लेकर पहुंच गए। अगर वो एक इशारा करते तो शायद मामला मुख्तलिफ हो सकते थे। इसके बाद की एक्सट्रीम और क्या रहेगी और होगी क्या? नहीं अली, जो आप सवाल ये कर रहे हैं ना, हमारे पास तमाम ऑप्शन हैं और वो ऑप्शन जो हैं उसको किसको इस्तेमाल करना है, किस ऑप्शन को लेना है, ये तो लीडरशिप फैसला करेगी। APC की लीडरशिप फैसला करेगी, जमात की लीडरशिप फैसला करेगी, मगर ऑप्शन तो सारे खुले हैं। अच्छा नहीं वो ठीक है, वो ऑप्शंस जो हैं वो हो क्या सकते हैं? उन ऑप्शंस में होता ये ना मियाँ साहब कि आप सब पर मुकदमात हैं, मुकदमात थोड़े तेज़ होते हैं तो वो तमाम ऑप्शन के ऑप्शन जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं, मुकम्मल सकूत आ जाता है, चाहे वो आपकी लीडरशिप हो चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, खामोशी छा जाती है। तो क्या आपकी बार भी ऐसा होगा कि अगर थोड़े से मुकदमात में तेज़ी आती है, दोबारा नैब में पेशियाँ शुरू हो जाती हैं तो आप खामोश हो जाएंगे? नहीं अली, जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुकदमात बनते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं। मेरा ख्याल 70 सालों में किसी डिक्टेटर ने भी इस तरह एहतसाब के नाम पे इंतकाम नहीं लिया होगा जिस तरह मौजूदा 2 सालों में हुकूमत वक्त ने लिया है। मगर इसके बावजूद वो तकलीफ़ें तो हम सह रहे हैं, सहते रहेंगे। क्या आज पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार नहीं हो गया? क्या आज मकबूजा कश्मीर आपके हाथों से निकल नहीं गया? क्या आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई की चक्की में जो लोग पिस रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी अवामी जमात जो ख़ुद को कहलाए और अवाम की आवाज़ पर लब्बैक न कहे, उसके लिए बाहर ना निकले, क्या उसको अवामी जमात कोई मानेगा कल को? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक काम 2 सालों के अंदर मौजूदा हुकूमत बता दे जिस पर वो खुद फख्र कर सके? हम तो बता रहे हैं कि ये इनकी करतूतें हैं जिससे तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को गंवा बैठा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आखिर इसराइल अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? ये सवाल कभी आपने सोचा कि हमेशा अमेरिका इसराइल को बैक करता है? अमेरिका इसराइल की इतनी बेजा करता क्यों है? इसराइल को तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? इसराइल से वो क्या मफादात हैं जिनकी पासदारी अमेरिका को मतलूब है? पहले अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालता रहा कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं और वो दीगर अरब रियासतों पर जोर दे रहे हैं कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करे। माइक पॉम्पियो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और सूडान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी उनके शेड्यूल में शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में माइक पॉम्पियो ने अरब ममालिक से कहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, इससे मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल का अस्करी फायदा बरकरार रहे।
अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की कहानी इसराइल के कयाम के साथ ही शुरू हुई थी नाजरीन। अमेरिकी सदर हेनरी ट्रूमन के दौर में अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम किया। 1962 में जॉन एफ कैनेडी पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने इसराइल को असलहे का बुनियादी निजाम फराहम करने की मंजूरी दी। सदर आइजनहावर ने इसराइल को मिसाइल शिकन हॉक सिस्टम दिया। 1967 की अरब ममालिक जंग के दौरान भी अमेरिका ने इसराइल की मदद की। 1979 में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने मिस्र और इसराइल के दरमियान मशहूर कैंप डेविड मुआहदा कराया। 1993 में अमेरिकी सदर ने फतह तहरीक के बानी यासिर अराफात और इसराइली वजीर आजम में ओस्लो मुआहदा कराया। 1997 में बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारी की मजम्मत में करारदाद पेश की गई तो अमेरिका ने इसे वीटो किया। गुज़िश्ता साल अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया था और इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाना भी तेल अवीव से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल कर दिया गया। और इस साल अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल नवाज मंसूबा मुतारिफ करवाया जिसे डील ऑफ द सेंचुरी करार। आखिर वजह क्या है कि अमेरिका इसराइल से ताल्लुकात के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है, इंसानियत और इंसानी हुकूक जैसी बुनियादें भी फरामोश कर देता है। इसकी वजह नाज़रीन मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद बता चुके हैं। वो कह चुके हैं कि यहूदी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि यहूदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं जिसके जरिए इसराइल के हक में राय आमा हमवार की जाती है। यही वजह है कि एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के शहरी इसराइल के हक में जज्बात रखते हैं, इसलिए इन जज्बात की तर्जुमानी किसी भी अमेरिकी हुक्मरान की सियासी मजबूरी भी बन जाती है। अब अमेरिकी इसराइल के हक में जज्बात क्यों रखते हैं नाज़रीन, Vox.com उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी मुमकिन वजह यह हो सकती है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में एक इसराइल ही ऐसा मुल्क है जहां जमहूरियत है, तो अमरीकियों के जज्बात की एक बुनियाद यह भी हो सकती है। अमरीका में मौजूद इंतहा पसंद यहूदियों की सियासी वाबस्तगियां भी इसकी एक वजह है। Vox.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका यह समझता है कि अगर मशरिक़ वस्ता में कुछ गलत होता है तो इसराइल वहां इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तभी तो अमरीकी सदर यह बयान दे चुके हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इसराइल से ताल्लुकात जरूरी है। अमेरिकी सदर के हैं ऐसे ही जज्बात इसराइल में भी पाए जाते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बरमला कह चुके हैं कि यहूदियों और यहूदी रियासत के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बढ़कर कोई हिमायती नहीं। नेतन्याहू की बात दुरुस्त है। जंग अजीम दोयम के बाद से सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद इसराइल को ही दी गई। अब तक अमरीका इसराइल को 142 अरब डॉलर्स दे चुका है। इसमें अस्करी इमदाद भी शामिल है और माशी इमदाद भी। 2016 में अमरीका और इसराइल में 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हुए जिसके मुताबिक अमेरिका इसराइल को 38 अरब डॉलर्स की अस्करी इमदाद देगा। इसराइली वज़ीर आज़म और उनके हामी अमेरिका से ताल्लुकात की आड़ में अपने लिए एक मौका देखते हैं। इन ताल्लुकात की आड़ में इसराइल मशरिक़ वस्ता में चौधरी बनकर बैठा। नाज़रीन आखिर इसराइल अमेरिका का ये गठजोड़ जो है कहां जाकर पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। नाज़रीन यहां पर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब से पूछेंगे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, क्या एक वक्त में इंडिया इन दोनों के साथ जंग मोल ले सकता है? वक्फे के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ने भारत को परेशान कर दिया, बेकरार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के चीन से मिलते हैं और तकलीफ भारत को होती है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन में न सिर्फ दोस्ती है बल्कि स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं। वज़ीर ख़ारजा के दौरा चीन के बाद एलामिया में पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीन ने मकबूजा कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। चीन ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। एक, उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ क्लेम्स को रिजेक्ट किया और चीन वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दामात को वो यकतरफा यूनिलैटरल समझते हैं। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में भारत की जानिब से वही हटधर्मी पर मबनी बयान दिया गया। जम्मू कश्मीर को अटूट अंग करार दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वो बयान भी मज़ाक़ाखेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मफादात के तनाजुर में भारत भी अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करता नजर आ रहा है। नाज़रीन पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करता था, लेकिन अब चीन मुखालिफ बयानात भी देने लगा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने धमकी दी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो चीन को सबक सिखा सकते हैं। बयान की
की हद तक तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चीन को धमकी दे दी है, लेकिन सरहदी तनाजे में भारतीय फौज को चीन के हाथों बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। भारत के 20 फौजी हलाक हुए थे। भारत को चीन से खतरा है और इस बात का इसे कई साल से अंदाजा भी है। माजी में भारत के अस्करी मंसूबे और पॉलिसियां पाकिस्तान के गिर्द मरकूज हुआ करती थी। गुज़िश्ता 30 बरस से भारत और पाकिस्तान की सरहद और कंट्रोल लाइन दुनिया का सबसे मुतहर्रिक फौजी खित्ता रहा। कश्मीर की शोरिश ने इस खित्ते को एक मुसलसल जंगज़दा खित्ते में तब्दील कर दिया। भारत की बेशतर फौजी तवानाई और अस्करी मंसूबाबंदी पाकिस्तान के पैराए में ही हुआ करती थी। भारत का चीन के साथ सरहदी तनाज़ा तो था, लेकिन कोई झड़प नहीं हुई थी। अब लगता है भारत यह पॉलिसी तब्दील कर रहा है। चीन के साथ 3800 किलोमीटर तवील सरहद पर बड़ी शाहराहें तामीर कर चुका है, एयर स्ट्रिप्स बना चुका है, हेलीपैड्स बना चुका है, बड़ी तादाद में फौजियों के रहने के लिए ठिकाने बना चुका है। मुद्दत में चीन का रवैया भी बदलता जा रहा है। वो सरहद पर अपने दावे का इजहार ज्यादा शिद्दत से करने लगा। आज से 3 साल पहले ही चीनी वजारत दिफा ने भारत को धमकी दी थी कि वो इसके साथ किसी किस्म के तनाज़े से परहेज करे, वरना चीन अपनी खुद मुख्तारी के लिए हर दम तक कि अमरीका भी चीन भारत तनाज़े से फायदा उठाने के लिए पर तोल रहा है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने हाल ही में एक बयान में कहा कि चीन भारत और दीगर ममालिक के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अमरीका इसका मुकाबला करने के लिए मौजूद रहेगा। भारत का साथ देते हुए अमरीका एक बहुत ही बुनियादी बात फरामोश कर रहा है। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में, रिसर्च के मैदान में बहुत काम कर चुका है। भारत अपना सारा जंगी साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदता है। इसके बरअक्स चीन अपने जंगी तैयारे, तैयारा बरदार बहरी जहाज, आबदोज़ें, बंदूकें, तोपें, टैंक सभी कुछ खुद तैयार करता है। अभी भारत ने जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले 5 फ्रांसीसी तैयारे अपनी फजाइया में शामिल किए। जब ये तैयारे भारतीय फजाइया का हिस्सा बने तो भारतीय मीडिया की जानिब से तासुर दिया गया कि ये तैयारे पाकिस्तान और चीन दोनों को निशाना बनाएंगे। भारत और चीन की जंगी ताकत का मवाजना कार्टून में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं हो सकता। और फिर अगर भारत सोचे कि वो एक ही वक्त में चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी मुकाबला करेगा, तो इस सोच पर भी सवालिया निशान उठेगा। नाज़रीन, कई मुल्कों की जंगी साजो सामान का जो, इन दोनों ममालिक की जंगी साजो सामान का जो मवाजना है वो कई इदारे कर चुके। नाज़रीन, फायर पावर एक इदारा है, उसके मुताबिक भारत का दिफाई बजट 71 अरब डॉलर है, चीन का दिफाई बजट 261 अरब डॉलर है। भारतीय फौज में 14,44,000 फौजी हैं, चीनी फौज में 21,83,000 फौजी हैं और पाकिस्तानी फौजियों की तादाद 6,20,000। चीन के पास 3,210 जंगी तैयारे हैं, भारत के पास 2,130 जंगी तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास 951 तैयारे। चीन के पास 74 आबदोज़े हैं, भारत के पास 16 आबदोज़ा है, पाकिस्तान के पास 8 है। चीन के पास फौजी नौयत के 911 हेलीकॉप्टर्स, जबकि भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 13,050 टैंक हैं, भारत के पास 4,292 टैंक। चीन के पास 40,000 बख्तरबंद गाड़ियां, भारत के पास 6,686 बख्तरबंद गाड़ियां। ऐसे में अगर भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ महाज खोलने का फैसला करता है तो इसका हशर क्या होगा? जवाब लेंगे लेफ्ट रिटायर्ड अमजद शैफ साहब से। अमजद साहब, क्या ये जंग हो सकती है? क्या भारत अमेरिका की शह पे पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ किसी महाज का आगाज कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चाइना का जो मसला है वो ये है कि अगर चाइना इंटरवेंशन करता है तो हो सकता है कि उसको ये फीलिंग हो कि वो उसकी कन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ ना हो जाए, क्योंकि अमेरिकन जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं और वो इंडिया को आगे झोंक के तो पीछे खुद अपना असला भी बेचना चाहते हैं और चाइना के साथ हिसाब किताब भी चुकाना चाहते हैं। तो इस वजह से चाइना क्वाइट पॉसिबल के मोहतात हो। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को असला वगैरह की तो ज़रूरत है कि आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और जो लेटेस्ट असला चाइना के पास अवेलेबल हो वो हमें दे, लेकिन हमारी अपनी जो प्लान्स हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनका इन्हिसार किसी और पे नहीं है। पाकिस्तान ने अभी आप देखिए कि इतनी बड़ी जंग लड़ी है ये दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इसमें अमेरिका से हमने कोई ऐसी मदद नहीं ली। इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह हुई है जो किसी से भी आप कर सकते हैं और वो हम भी बहुत सारी इंटेलिजेंस देते रहे हैं अमेरिकन को, लेकिन हमने ये नहीं किया कि अपनी सरजमीन पे उनके बूट्स रखाएं या उनको कहें कि जनाब हम जंग लड़ रहे हैं तो हमारी जगह पे आप भी कुछ करें आके। ये हमने नहीं किया। लेकिन अगर कल मिसाल के तौर पे भारत चाइना की ज़मीन नहीं छोड़ता, चाइना के जो उनका दावा है कि जनाब ये हमारा है वो नहीं छोड़ता, और कल चाइना भी अगर जंग छेड़ता है
तो उस सूरत में पाकिस्तान आज़ाद है। पाकिस्तान अगर चाहे तो अपने वक्त पे भारत के साथ डील कर सकता है। लिहाजा ये कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसा हमारी कोई प्लान ऐसी नहीं बनी हुई कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर करेंगे, ये कतई नहीं है। अगर चाइना डील करना चाहे तो वो अकेला भारत के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन ये कि अगर किसी वजह से कोई दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अलग बात है, वरना पाकिस्तान ने अपनी प्लान्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखी हुई। अच्छा, लेकिन माइक पॉम्पियो ने कहा है सर कि हम चाइना और इंडिया के रिफ्ट को देखते हुए अपनी पोस्चरिंग को तब्दील करेंगे एशिया में और साउथ एशिया में। आपको क्या लगता है वो क्या तब्दीली हो सकती है सर? देखिए, तब्दीली उन्होंने ये की है कि दो तीन बड़े स्टेप्स लिए उन्होंने। एक तो ये कि वो उन्होंने साउथ चाइना सी में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा दी है, और साउथ चाइना सी में चाइना ने बहुत सारे मसनूई जजीरे बना के तो उनके ऊपर नेवल डिफेंस अपना बड़ा मजबूत किया हुआ है। लेकिन अमेरिकन जो हैं इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट्स वगैरह ये इन्होंने काफ़ी बड़ा फ्लोटिला वहाँ पे ला के प्लेस किया है। और दूसरी तरफ ये कि इन्होंने इसको एक कोलिशन बना ली है, एक अलायंस बना ली है जिसमें कि साउथ कोरिया शामिल। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।